हाँ सभी। तो आज हम लोग बात करेंगे योगा के कुछ जो थ्योरी वाले पार्ट है ना, थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में। तो थ्योरेटिकल पार्ट जब हम लोग देखते हैं तो पहला आता है हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ योगा। कब हुआ था इसका ओरिजिन, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो योग की उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति के साथ से ही माना जाता है। बिकॉज अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री देखें तो जो हमारा संगीता है, जो चार संगीताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, इन चारों संगीताओं में जो पुराना, सबसे पुराना वेद है वो यजुर्वेद, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में भी योग का वर्णन मिलता है। मीन्स की योग की उत्पत्ति तब से हुई जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ऑब्वियसली होना है, बिकॉज जब हम लोग योग की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, तंत्र योग को डिफाइन करते हैं हम लोग, तो जो तत्व, जो किस तत्वों से योगा की उत्पत्ति हुई, जो सांख्य योग के अकॉर्डिंग 25 जो तत्व हैं, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञान इंद्रिया, मन आत्मा और अहंकार, इन सबसे मिलकर जो इस सृष्टि की जो उत्पत्ति का जो चक्र है, तो जैसे उत्पत्ति हुई वहीं से ये योग की उत्पत्ति हो गई। ये कोई नया चीज नहीं है, हम लोग आज जान रहे हैं इसलिए आज के जमाने में, क्योंकि हम बड़े होके जान रहे हैं, हम तब हमारे लिए ये नया है। नहीं तो इसकी उत्पत्ति तो तब से थी, तब से था, ये पुराना हमारा सनातन धर्म है। तो योग इज नॉट अ न्यू थिंग, इट्स कंप्लीटली ओरिजिनेटेड विद दिस यूनिवर्स। हम लोग इसके बारे में देखेंगे, इसका फिलोसफिकल पार्ट कहाँ से ये आता है, ये तब से एग्जिस्ट किए। तो यहाँ योग तो हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक श्लोक मिलता है कि हिरण्यगर्भस्य योगस्य वक्ता नान्या पुरातन। मतलब योग के जो वक्ता हैं वो हिरण्यगर्भ हैं। अब हिरण्यगर्भ कौन है, इस पे भी वहां डिफाइन मिलता है कि हिरण्यगर्भ को भगवान विष्णु का अवतार बोला जाता है, जो शेषावतार था, और उसी शेषावतार को महर्षि पतंजलि भी कहा जाता है। तो ये सारे बहुत ही क्लोजली कोरिलेटेड रिलेशंस हैं, जो कि ये प्रूव करता है जो योग है ये सृष्टि के साथ आया। इसके जो वक्ता हैं वो हिरण्यगर्भ हैं। आदि योग भी माने जाते हैं, जो हम लोग हठ योग ग्रंथों के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आदि योग को बोला जाता है आदि योग से, आदिनाथ योग से वक्ता। अब कहीं पे माना जाता है कि जो भगवान शिव थे वो योग के वक्ता थे, कहीं पे माना जाता है कि भगवान जो विष्णु है योग के वक्ता है, उनका शेषावतार, और उसी शेषावतार को महर्षि पतंजलि का अवतार भी माना जाता है। तो ऐसे इसकी ओरिजिन आती है। हम लोग आते हैं फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे। फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे जब आते हैं तो ये जैसे हम लोग देखे, वेद में आया, ऋग्वेद में मिला, यजुर्वेद में मिला, सामवेद में मिला, और हमारा अथर्व वेद में मिला। इसके चार तरीके थे, जैसे योग की चार डिवीजन माने जाते हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। तो ये चार जो योग के टाइप हैं, ये योग को की प्राप्ति के साधन है, योग की स्थिति को प्राप्त करने के जो साधन है वो ये चार टाइप है। अब वेदों में हम लोग देखे मिल गया हमारे, वेद के बाद आते हैं हमारे स्मृति। स्मृतियों में देखेंगे तो स्मृतियों में भी मनुस्मृति में योग का वर्णन है, कि मनुस्मृति में बहुत ही प्रॉपरली योग का वर्णन मिलता है कि योग क्या है। तो मन और इंद्रियों का मिलना ही योग की स्थिति मानी जाती है। वहां पे बताया भी गया, मनुस्मृति में बहुत सारे योग के कॉन्सेप्ट आते हैं। फिर पुराणों में देखेंगे तो पुराणों में भी बहुत सारे योग के कॉन्सेप्ट आते हैं। उसके बाद हमारे उपनिषद, जो हमारे 108 उपनिषद में से जो अभी हम लोग देखेंगे करंटली नेट का जो सिलेबस है, उसमें 8 करके 16 उपनिषद कैटेगराइजेशन किया गया है। हठ यौगिक उपनिषद अलग है, और जो योग के उत्पत्ति के जो उपनिषद है वो अलग है। तो वो सारे उपनिषदों में जैसे ईशावासो उपनिषद है, केनो उपनिषद है, कठोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, तैत्रीय उपनिषद है, इन सारे उपनिषदों में ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद है, योग का वर्णन मिला है। और सब जगह जो हमारे योग के अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान समाधि, सबके कहीं पे है कहीं पे हठ यौगिक उपनिषद है, जैसे योग बीज उपनिषद है, योग तत्व उपनिषद है, ध्यान वो ध्यान बिंदु उपनिषद है। इन सारे में भी योग का उपनिषद मिलते हैं, वो वर्णन मिलता है। अब इन सारे में हठ योग वाले जो पार्ट है, जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, इन सारे टेक्निक्स का वर्णन मिलता है। तो योग की उपनिषद हम लोग उत्पत्ति वहां भी देख लिया, उपनिषदों में भी। फिर हम लोग आते हैं कि इसका जो
जो योग के प्रस्थानत्रयी जो 3 ग्रंथ हैं, वेदांत जैसे वो बोले जाते हैं, तो वेदांतों में भी योग का उत्पत्ति, जो वेदांत है क्या, जो हमारे वेद थे उनका सार संग्रह वेदांत हो गया, तो उसमें योग तो है ही। अब वेदांत देखेंगे तो वो भी 4 तरीके में है, शुद्ध वेदांत, अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत। तो कोई 2 तत्वों को मानता है, कोई 1 तत्व को मानता है, कोई बिल्कुल शुद्ध मानता है, कोई 2 में 2 को मानता है। तो ये मान्यताएं हैं जिसके अकॉर्डिंग, मतलब जो जो पढ़ा, जो जो समझा उसके अकॉर्डिंग इसके उत्पत्ति को, इसके फिलोसफी को डिफाइन करते चले गए। जैसे हमारा सांख्य है, वो द्वैत वेदांत है, 2 तत्वों को मानता है कि एक जड़ है जो प्रकृति है, एक चेतन है जो पुरुष है, इनकी मिलने से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये द्वैत वेदांत है। जो अद्वैत वेदांत है वो एक ही तत्व ब्रह्मा को मानते, ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई, अद्वैत वेदांत है। ऐसे ही हम लोग जब प्रस्थानत्रयी में आते हैं, तो प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं हमारे, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। तो श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग देखेंगे 18 अध्याय, वो महाभारत का पार्ट है, उसमें भी योग की उत्पत्ति मानी गई, उसमें भी योग का वर्णन है। उसमें 3 योग आते हैं, 6 अध्याय 3 योग को डिफाइन करते हैं। जैसे स्टार्टिंग के जो 6 योग अध्याय हैं वो सांख्य योग को डिफाइन करता है, जो हमारा ज्ञान योग है। जो बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग को डिफाइन करता है, और जो लास्ट के 6 हैं वो कर्म योग को डिफाइन करता है। ये जैसे हम लोग बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर भगवत गीता का श्लोक आता है कि समत्वम योग उच्यते, ये दूसरे अध्याय का 48वां 48 नंबर का श्लोक है, जो ये कहता है कि मन और इंद्रियों का जो सामान्य अवस्था है वो योग की स्थिति है। इसी को हम लोग महर्षि पतंजलि के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो वो कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोधा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जो मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है वो योग है। महर्षि पतंजलि भी वही चीज कह रहे हैं, हमारी जो वृत्तियां हैं, जो हमारा नेचुरल नेचर है, जो उस विषयों की ओर आकर्षित होती है, उनको कंट्रोल कर लेना। तो ये हो गया। फिर हम लोग देखेंगे उसी में आता है जो कर्म योग का डिफाइन आता है, भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम, मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं उसको पूरी कुशलता से करें तो वो योग है। और देखिए इसको बहुत ही ये डिफाइन किया गया तब बहुत ही तरीके से, बहुत ही मतलब डेप्थ नॉलेज के बेस पे डेफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि बस भगवान जी को आया और वो बता दिए, नहीं। मतलब कॉमनली अगर हम लोग किसी काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है या कर पा रहे हैं, तो तभी कर पा रहे हैं जब उसमें हमारी एक्सपर्टाइज है, मतलब हम उसमें पूरी हमारी कौशलता है, वो योगस्य कर्मसु कौशलम। तो कर्मों में कुशलता, पूरी एक्सपर्टाइज हो जाने की जो कंडीशन होती है वो क्या है, उसमें योग है, उसमें हम जुड़ गए। और इसी का कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा निस्वार्थ कर्म है, बिना किसी स्वार्थ के कर्म कर रहे हैं, वो हमारी कुशलता है, तो वो योग के कॉन्सेप्ट में आता है। तो ऐसे हमारे प्रस्थानत्रयी में भी आते हैं योग का वर्णन। पुरुषार्थ चतुष्टय आता है जिसका वर्णन हमारे योग वशिष्ठ में मिलता है, जो रामायण से का ओरिजिन माना जाता है, रामायण का पार्ट माना जाता है। उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए उसमें भी अर्थ दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन हमारे प्रेजेंट टाइम में अर्थ हमारी प्रायोरिटी हो गई है। पहले धर्म करना चाहिए हमें, तो हम एटलीस्ट धर्म किसी और के प्रति करें ना करें, अपने शरीर का जो धर्म है वो तो करें। शरीर का धर्म है कि हम इसको निरोग रखें, निरोगी काया पहला सुख, निरोगी काया आयुर्वेद में कहा जाता है। तो हम आप एटलीस्ट इसको तो निरोग रखें, जो कि योग का प्रेजेंट टाइम का पर्पज है। अगर हम लोग योग कर रहे हैं ना, तो हेल्थ के पर्पज से कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। इस पर्पज से कोई भी योग नहीं करता आज के टाइम पे, हेल्दी रहने के लिए करते हैं। तो एटलीस्ट हम जो शरीर धर्म है इसको करने के लिए जो योग का पार्ट है, जो आसन है, जो महर्षि पतंजलि तीसरे नंबर पर डिफाइन किए हैं, और हम लोग हठ योग में देखेंगे तो पहला चरण ही शुरू होता है हमारे धर्म से, शारीरिक धर्म से, क्रियाओं से, शोधन से, शरीर को ठीक रखने के लिए। तो इसको करना तो हमारे लिए बहुत ही कंपल्सरी है कि एटलीस्ट हम इसको अपने शरीर धर्म के लिए इसको हेल्दी रखे, अपने आप में ये एबल हो, काम कर सके, और जब तक जिंदगी हो हम अपने दम पे जिए, दवाइयों के दम पे नहीं जिए। जो कि आज के टाइम पे बच्चा जन्म क्यों हम लोग बोले, जन्म से पहले मतलब प्रेगनेंसी कंसीव होते ही मेडिसिन शुरू हो जाता है, उससे पहले भी प्री मेडिसिन, पहले भी मेडिसिन शुरू हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की डिमांड है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उसका एक साक्षात प्रूफ है, प्रमाण है हमारे पास कि हाँ ऐसी दिक्कत है तो इसके लिए ये करना है, ठीक है।
लेकिन हर चीज में जरूरी नहीं है, एटलीस्ट कहीं कहीं ऐसा है, बहुत सारे ऐसे हैं, हम अपने खुद उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग को बहुत जरूरी है कि हम लोग करें। अब हम लोग आते हैं इसके इथिकल पार्ट पे। योग का जो इथिकल पार्ट है वो क्या है? योग ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज आया है और नई चीज है, हमें इसको बहुत जानने की जरूरत है। इथिक्स है इसके बहुत ही थोड़े बहुत बड़े से, जैसे आयुर्वेद का जो रूल है कि हम लोग अगर आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं, त्रिदोष की प्रिंसिपल, त्रिदोष माने जाते हैं, जो शरीर के तीन अवस्था ही मतलब हमारी जो स्वास्थ्य है, इन दोष में का मतलब हम रोगी हो गए, हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर गया। तो सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया, जो हमारे सम दोष है, सम आग्नि है, सम धातु है और मल क्रिया जो है वो सारे अगर साम्य अवस्था में है तो स्वास्थ्य इत्यभिधीयते आयुर्वेद कहता है, वही हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा है। हम लोग WHO को देखते हैं तो WHO भी क्या कहता है कि जो हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल और इन्वायरमेंटल हेल्थ है, इन सबका जो वेल बीइंग है वो हमारा हेल्थ का कंडीशन है। तो दोनों सेम डेफिनेशन है, कहने का तरीका अलग अलग है। ये 4 डायमेंशन करते हैं और वो उसमें उसके जो कॉन्सेप्ट है धातु मल क्रिया, इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो ये चीजें होने के लिए थोड़े से नॉर्म्स हैं कि भाई पटी चमक करनी चाहिए, सुबह में करने चाहिए, शांत वातावरण में करना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट नहीं कर सकते हैं। योग हम कर रहे हैं तो हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। योग एक बहुत ही स्लो नेचुरल प्रोसेस है जो ब्रीदिंग के साथ चलती है और जो हमारे बॉडी का नेचुरल जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग चलती है। जैसे मसल्स का एक नेचर है कि वो प्रॉपर स्ट्रेच होगा और देन हम उसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इलास्टिसिटी उसकी क्वालिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। रबड़ है हमारे हाथ में, खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, एक कंडीशन आएगा वो रैप्चर हो जाएगा। वैसे मसल्स भी हमारे रैप्चर हो जाते हैं, तो जो मसल्स इंजरी हो जाती है ओवर स्ट्रेच करने से, तो हम उसको फास्ट फास्ट नहीं करेंगे, स्लो स्लो जाएंगे। हम लोग जिम करते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग, फास्ट फास्ट, हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट। तो मसल्स में जो मेडिकली जो डेवलपमेंट होता है, 2 टर्म आता है, एक आता है हाइपरट्रॉफी और एक होता है हेटेरोट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी और हेटेरोप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया और हाइपरट्रॉफी 2 टर्म आता है। अब हाइपरट्रॉफी मीन्स कि एक जो सेल है उसके साइज को बढ़ा दिया, हाइपरट्रॉफी, तो हम इसको मसल्स को डिमांड कर करके उसकी साइज को बढ़ा देते हैं। और हाइपरप्लाजिया उसी से कोरिलेट हो रहा है, क्योंकि हम उसको बढ़ा रहे तो साइज बढ़ रहा है, साथ साथ में उसका नंबर भी बढ़ रहा है, जो उसका एक डेफिनेट ग्रोथ होना चाहिए उससे बढ़ गया, हाइपरप्लाजिया हो गया। तो वो कंडीशन आ जाता है जो नियोप्लाजिया, जो कि कैंसरस सेल का डेवलपमेंट, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को जाने, उनका कॉज क्या है, उनको कंट्रोल करें। तो योग जो है वो नेचुरल चीज है, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसके इथिक्स में आते हैं कि आप योग को नॉर्मल तरीके से करिए, खींच खचाव नहीं करिए, बॉडी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इथिक्स है वो ये है कि कभी भी जब आप योग करिए तो किसी अंडरविजन, सुपरविजन के अंडर ऑब्जर्वेशन में करना चाहिए। सुपरविजन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम कितना खींच रहे हैं, कहाँ तक जाना है, वहां पे एक गाइड का होना बहुत जरूरी है, जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड का, जिसको पता हो, प्रॉपर नॉलेज हो, ताकि हम किसी फिजिकल इंजरी में ना आए। तो ये चीजें हैं योग के लिए। करने के बाद क्या होता है कि आप एटलीस्ट 2 घंटे तक कुछ सॉलिड मत खाइए, क्योंकि हम बॉडी में केवल एक्सटर्नल सुपरफिशियल मसल्स पे काम नहीं किए हैं। जब हम योग कर रहे हैं तो हमारी ब्रीदिंग, जितने साइकिल है, विसरल ऑर्गन है, सब पे वर्क किए हुए हैं, तो उनको सेटल होने के लिए टाइम दीजिए। इसलिए जब हम लोग योग को बाइंड अप किया जाता है तो वहां पे शवासन कराया जाता है थोड़ी देर के लिए, कि बॉडी को सेटल हो जाने दीजिए। बेनिफिट पे आते हैं, तो बेनिफिट का जो पार्ट है योग का, जैसे प्राणायाम का बेनिफिट अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो प्राणायाम क्या है, 2 शब्दों से मिलकर एक टेक्निक है। प्राण प्लस आयाम मीन्स जो प्राण हमारा जो ये ब्रीदिंग है वो हमारा प्राण है, आयाम उसको होल्ड करना। तो जो हम लोग मेडिकल टर्म में बोलेंगे तो वो आता है लंग्स की कैपेसिटी बिल्ड होती है, जिसको वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है, जो मेजर किया जाता है फूंक मरवा के। एक प्रॉपर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें मैथमेटिक क्वेश्चन के लिए बहुत कंपलसरी होता है मेजरमेंट करने के लिए। तो
और अब हम लोग टेक्स्ट में देखेंगे तो जो प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम के नाम से मिलता है, कुंभक के नाम से मिलता है वहां पे। अब वो कुंभक क्या है, ब्रीदिंग को हम होल्ड कर लिए, इनहेल कर लिए, होल्ड कर लिए, और एक्सहेल कर लिए, होल्ड कर लिए। तो इंटरनल कुंभक, एक्सटर्नल कुंभक। हमारा जो इनहेलेशन है और जो एक्सहेलेशन है वहां पे पूरा से मिलता है। तो रेचक मतलब हम इनहेल किए, पूरक मतलब हम एक्सहेल किए। ये सारे टेक्निक कोरिलेट होते हैं, टर्मिनोलॉजी है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग और मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। बेनिफिट पे आते हैं तो ऑब्वियसली जब प्राणायाम हम कहाँ एग्जिस्ट हो रही है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हम इनहेल किए, होल्ड किए, कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी बढ़ाए, एक्सहेल किए, होल्ड किए, वाइटल कैपेसिटी बढ़ाए। तो इसको, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट कर रहा है। जब हम इनहेल कर रहे हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन जा रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं मैक्सिमम CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन को मोटिवेट कर रहा है, वो बूस्ट कर रहा है कि एफर्ट हो पाए। और इनहेल करके जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जा रहा है, तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, हमारा कैपेसिटी बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज जो है वो फास्ट हो रहा है, प्योर हो रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन प्योर हो रहा है मीन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी इंप्रूव हो रही है, जो इम्प्योरिटीज है वो निकल रही है गैसियस फॉर्म में, या फिर हमारे यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है। फिकस जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड डिजीजेज है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो फिकस कंप्लीटली एक्सक्रीट हो पाता है। फिर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम पे भी वर्क करता है, नर्वस सिस्टम पे भी वर्क करता है, जो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस करता है। जैसे हम लोग लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, राइट से एक्सहेल, तो जो अल्टरनेट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, दोनों में बैलेंस क्रिएट करता है। कुछ कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जिसमें हम लोग साउंड क्रिएट करते हैं, तो स्पेशली उस ग्लैंड पे, और ये जितने ग्लैंड है इन ग्लैंड का रिलेशन हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, जो हमारे जो चक्रास हैं उनसे होता है, उनको एक्टिवेट करता है। तो ये इसका प्राणायाम का बेनिफिट है कि सारे हमारे बॉडी के जो 8 सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स के पे ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। मसल्स भी हमारे स्ट्रेंथ तब होगा, या मसल्स हमारा तभी हेल्दी रहेगा जब वहां पे ब्लड फ्लो आएगा। ब्लड फ्लो के लिए हमारा रेस्पिरेशन ठीक होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग देखते हैं जो योगा है और जो चक्रास है उनका क्या रिलेशन है। तो चक्रास के साथ अगर हम लोग योग का रिलेशनशिप देखें, तो योग का जो बेस है वो चक्र है। उस टाइम पे जो चक्रास पे साधना करते थे, एक एक चक्रों पे साधना करके, और उस चक्र का जो इफेक्ट होता था उस साधना से प्राप्त किया जाता था। जैसे मूलाधार चक्र हो गया, हमारा जो एनस है उसके पॉइंट पे माना जाता है, उससे थोड़ा सा 1 इंच ऊपर, एक कंद के साइज के बताया जाता है, जो मूलाधार चक्र है, जो पेल्विक रीजन में है, जेनाइटल पार्ट में। फिर हम लोग आते हैं, उससे ऊपर आते हैं तो हमारा आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र अब हमारे नाभि और हमारे जेनाइटल पार्ट के बीच का पार्ट है, जो स्वाधिष्ठान चक्र है। बेसिकली उसका जो लोकेशन, अगर हम लोग मेडिकल साइंस से कोरिलेट करें, तो हमारा जो जेनाइटल जो रिप्रोडक्शन है मेल और फीमेल का, वो वाला पार्ट है वहां पे। उस ऊपर आते हैं हमारा मणिपुर चक्र होता है, जो कि नेवल पॉइंट है। अब नेवल पॉइंट मणिपुर चक्र है, तो नेवल पॉइंट को हम लोग सेंटर देखेंगे तो कहाँ है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का एक सेंटर है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को देखिए, भगवान जी कितना टेक्निकली डिफाइन किया, 12 मीटर लंबे उस साइज को वो छोटी 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 तरीके से अरेंज कर दिया पाइप को। और उसका काम क्या है, हम जो खाए उसको एब्जॉर्ब कर लिया, बॉडी एब्जॉर्ब करके बॉडी को न्यूट्रिशन देना। तो हम वहाँ पे मणिपुर चक्र पे काम करते हैं। उससे ऊपर आते हैं अनाहत चक्र होता है, जो कि हमारे हार्ट में माना जाता है, जो हमारा डायफ्राम का लोकेशन है वहाँ पे, हार्ट के सेंटर में। तो अनाहत चक्र डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट होती है। उससे ऊपर आते हैं तो हमारा थ्रॉट में जो हमारा थायराइड का लोकेशन है, वहीं पे हमारा विशुद्धि चक्र का लोकेशन है, अधिष्ठान माना जाता है। अब विशुद्धि चक्र को देखें तो विशुद्धि चक्र का रिलेशन डायरेक्ट हो गया हमारा एंडोक्राइनल सिस्टम से, थायराइड ग्लैंड से, ग्लैंडुलर सिस्टम से। उससे ऊपर आते हैं हम लोग आज्ञा चक्र पे, जो कि बिंदी लगाते हैं भवों के बीच में जो जगह है, वो आज्ञा चक्र। डायरेक्ट रिलेशन है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड से, माइंड से। इससे ऊपर जाते हैं सहस्रार चक्र। अब इन चक्रों का अगर हम लोग टेक्स्ट में देखें तो सबके अपने अपने देवता हैं, सब में अपनी अपनी कमल के फूल का एक नंबर बताए गए हैं, कितने फूल हैं, क्या इनकी बेनिफिट्स हैं। तो योगासनों में हर आसन में हर चक्र का रिलेशन होता है। जैसे हम लोग अगर सूर्य नमस्कार की बात करें तो नमस्कार आसन करते हैं, तो उसका भी डायरेक्ट रिलेशन हमारे ये
अनाहत चक्र से होता है। हस्तोत्थान की बात करें तो उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे विशुद्धि चक्र से होता है। फिर हम जो उसका काउंटर बोलते हैं, जो करते हैं हम लोग पादहस्त, उसमें डायरेक्ट रिलेशन हमारे स्वादिष्टान चक्र से होता है। फिर हम जब अश्व संचलन करते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन आज्ञा चक्र से होता है। देन फिर उसके बाद अगर हम साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशन उसका स्वादिष्टान चक्र पे आता है। फिर उसके बाद हम जब माउंटेन कर रहे हैं तो मणिपुर पे आता है, अनाहत पे आता है। तो ये सबका बहुत बड़ा रिलेशन होता है ग्रंथों के अकॉर्डिंग, इसमें चक्रों में, और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग सिस्टम में। बॉडी का सिस्टम ही हमारा बॉडी को चला रहा है, सिस्टम ही तो हर किसी को चलाता है, जैसे देश को चलाने के सिस्टम है, वैसे बॉडी के। तो इन सबका बहुत ही बड़ा कोरिलेशन है और ये डेप्थ नॉलेज है। मतलब ये तो समझिए हम एक एक टॉपिक को यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। अब इन टॉपिक्स में जाएंगे ना तो एक एक चक्रों को पढ़ने के लिए मतलब 10-10 लेक्चर होते हैं। अब आज्ञा चक्र ही है, आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ियां बताई जाती हैं, एकदम एनर्जी से एक्टिवेटेड लाल रंग का इसको बताया जाता है, जो त्राटक में भी करते हैं हम लोग। तो त्राटक का मेन काम होता है आगे को एक्टिवेट करना। मेडिकल बेनिफिट देखेंगे हम लोग तो उसका क्या होता है, आई साइड इंप्रूव होता है। जैसे हम लोग जो ध्यान करते हैं तो भूमध्य ध्यान अगर करते हैं तो भूमध्य ध्यान या सांभवी मुद्रा करते हैं, सेम दोनों सेम टेक्निक है कि आंखों को ऊपर करके आप अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करिए, भंवरों के बीच में ध्यान दीजिए, तो वो आई साइड भी इंप्रूव हो रहा है, आज्ञा चक्र हमारा जो एक्टिवेट हो रहा है तो पिट्यूटरी एक्टिवेट हो रही है, तो हार्मोनल बैलेंस भी हो रहा है, बहुत सारे बेनिफिट है। तो ऐसे कर करके तो लेंदी टॉपिक है, ये सब छोटे में कवर होने वाला नहीं है। टॉपिक्स तो हम लोग देखें तो कवर होता है यूजीसी नेट के सिलेबस का एक यूनिट में, उसके एक यूनिट में आते हैं ये सारे। फर्स्ट यूनिट में आगे के फिलोसफी ओरिजिन, और जो लास्ट का 10th यूनिट है उसमें थ्योरेटिकल बेनिफिट आ जाते हैं, जिसमें आसन प्राणायाम मेडिटेशन के सबके बेनिफिट्स हैं। सर चक्रों के लिए अगर आपको पढ़ना है, जैसे पंच तत्वों का निरूपण, पंच तत्व हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच तन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श, इन सब गंध रूप रंग, इन सब का बहुत